हाय, रशिया और जापान आज ये दोनों देश राइवल तो नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। और ये दुश्मनी अमेरिकन ऑक्यूपेशन में जाने के बाद से शुरू नहीं हुआ। इसके पहले भी जापान का रशियन एम्पायर और सोवियत यूनियन के साथ बहुत बड़ा दुश्मनी था। तो आज हम बात करेंगे रशिया और जापान के बीच चले आ रहे दुश्मनी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सेंचुरी से। ये उस समय की बात है जब रशिया अपने टेरिटरी को प्रशांत महासागर तक फैला चुका था और जापान गहरी नींद में था। उस समय रशिया और चाइना के बीच में ट्रीटी ऑफ नेशंस नाम का एक बॉर्डर ट्रीटी साइन हुआ था। हाँ, इस ट्रीटी का इम्पोर्टेंस तो उतना नहीं है, लेकिन इस ट्रीटी से हमें ये देखने को मिलता है कि रशिया भी अब एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एंटर कर चुका है। हाँ, उस समय जापान नींद में तो था, लेकिन मर नहीं गया था। जापान के साथ चाइनीज और डच लोगों का व्यापार चलता था। उस समय की जापान की डेमोग्राफिक्स की बात करें तो होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और कुछ छोटे छोटे द्वीपों पर जापानीज लोग रहते थे। दूसरी तरफ होकाइडो, साखालिन और कुरिल द्वीपों पर आइनू लोग रहते थे। आइनू और जापानीज लोगों के बीच कभी कभी आपस में बनता नहीं था। जापानीज लोगों के खिलाफ कुछ बड़े बड़े रिवॉल्ट्स भी हुए थे। फिर भी जापान का, स्पेशली मात्सुमे क्लैन का आइनू लोगों के ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। टेरिटोरियल क्लेम की बात करें तो पूरे होकाइडो और कुरिल आइलैंड्स के दक्षिण हिस्से को जापान अपना ही हिस्सा क्लेम करता था। इसी समय रशिया बेरिंग सागर और उसके आसपास वाले रीजन को एक्सप्लोर कर चुका था। तो इसी रास्ते रशिया ने कुरिल आइलैंड्स के कुछ टापुओं को भी एक्सप्लोर कर लिया था। बात करें सखालिन की तो मंगोल आक्रमण के बाद से यहाँ के निवासी आइनू लोग चाइना को फार टैक्स देता था। चाइनीज लोग सखालिन को आइनू लोगों का द्वीप कह के बुलाता था। 17वीं सेंचुरी में जापान ने एक्चुअली मात्सुमे क्लैन ने कॉलोनाइजेशन के मकसद से सखालिन पर कुछ एक्सपेडिशन चलाया था। साल 1679 में ओतोमारी नाम का एक जापानीज सेटलमेंट भी बनाया गया सखालिन पर। इसके बाद के दशक यानी 18वीं सेंचुरी में साउथ सखालिन पर जापान का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता ही गया और इसके वजह से यहाँ चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार घटता गया। सखालिन को लेके प्रॉब्लम ये था कि चाइनीज और वहाँ रह रहे स्थानीय लोगों को तो ये बात पता था कि एक द्वीप है, लेकिन ये बात यूरोपियंस के भेजे में नहीं घुस रहा था। वो लोग सोचते थे कि ये कॉन्टिनेंटल एशिया से जुड़ा हुआ है। खैर छोड़ो। साल 1807 में तोकुगावा शोगुनेट सखालिन पर अपना सोवरेनिटी क्लेम किया। इसी समय एक जापानीज एक्सप्लोरर मामिया डिंजो ने पूरे सखालिन द्वीप का एक कंप्लीट मैप बनाया और पहली बार ये चीज प्रूव किया कि सखालिन एक द्वीप है। साल 1849 में एक रशियन नेविगेटर गेनेडी नेवेल्स्कोय ने फिर से ये साबित कर दिया कि सखालिन एक द्वीप है। रशियंस का मानना था कि नेवेल्स्कोय ने ही पहले प्रूव किया है कि सखालिन एक द्वीप है, इसीलिए सखालिन अब से रशिया का हिस्सा है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि रशिया को ये नहीं पता था कि इसके 40 साल पहले ही एक जापानीज एक्सप्लोरर ने ये प्रूव कर चुका है कि सखालिन एक आइलैंड है। सिर्फ यही नहीं, साल 1845 में तोकुगावा शोगुनेट फिर से सखालिन और कुरिल आइलैंड्स को अपना हिस्सा क्लेम कर चुके हैं। खैर, इस गलतफहमी के चलते रशिया ने यहाँ पे अपना सेटलमेंट्स बसाना चालू कर दिया। यहाँ पर एक दो कोल माइंस भी बनाया गया। अब प्रॉब्लम ये हो गया था कि सखालिन और कुरिल आइलैंड्स को जापान और रशिया दोनों ही अपना हिस्सा क्लेम करके यहाँ अपने अपने सेटलमेंट्स को बसा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रशिया और जापान के बीच ट्रीटी ऑफ शिमोदा साइन हुआ। इसके तहत कुरिल आइलैंड्स का उत्तरी हिस्सा रशिया के और दक्षिणी हिस्सा जापान के कंट्रोल में रहेगा और सखालिन रशिया और जापान दोनों के ही जॉइंट कंडोमिनियम में रहेगा। अब क्योंकि सखालिन में रशिया और जापान के बीच में कोई प्रॉपर बॉर्डर नहीं था, इसीलिए यहाँ रह रहे लोगों के बीच एक दो घटनाएं हुए थे। इसीलिए साल 1875 में रशिया और जापान के बीच में सेंट पीटर्सबर्ग की ट्रीटी साइन हुआ। इसके तहत पूरे सखालिन द्वीप पर रशियन कंट्रोल रहेगा और पूरे कुरिल आइलैंड्स पर जापान का कंट्रोल रहेगा। ये नेचर का ही नियम है कि हमेशा एशियन लोगों को ही यूरोपियंस के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन डिफरेंस ये था कि जापान चाइना और इंडिया की तरह बुड़बक नहीं था। जापान यूरोपियंस को टक्कर देने के लिए अपने देश के अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू कर दिया। अब कुछ साल पीछे चलते हैं। रशिया का हमेशा से एक ही डिजायर था, एक ऐसा बंदरगाह जो साल के हर महीने चालू रहे। अब क्रीमियन वॉर में तो मुक्की खानी पड़ा, तो काश प्रशांत महासागर के किनारे ही वैसा एक बंदरगाह मिल जाए। खैर, रशिया ने एक बंदरगाह बना भी लिया था कामचाटका पेनिनसुला में, लेकिन विंटर में ये पूरा ठप पड़ जाता है। इसीलिए ताइपिंग रेबेलियन और सेकेंड ओपियम वॉर में चाइना की कमजोरी का फायदा उठा के रशिया चाइना के साथ ट्रीटी ऑफ आइगून और कन्वेंशन ऑफ पीकिंग साइन किया। इसके तहत रशिया चाइना के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ मिला लिया। इस छीने हुए टेरिटरी पर रशिया ने एक शहर का भी निर्माण किया व्लादिवोस्तोक नाम से। लेकिन प्रॉब्लम वही था। अब वापस लौटते हैं।
नेचर का एक और नियम है कि जब एक देश अचानक से बहुत ताकतवर हो जाता है तब उसे एक अजीब तरह की खुजली होता है अपने से छोटे दूसरे किसी देश के इंटरनल मैटर्स पर उंगली करने का। तो इसमें जापान कहाँ पीछे रहने वाला था। जापान की एक और समस्या थी, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इसके लिए जापान को किसी दूसरे देश के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब क्योंकि जापान के ठीक पास में ही इतना बड़ा कैश काउ है जिसे यूरोपियंस भर भर के लूट रहे हैं, तो अब यह जापान क्या चुप रहेगा। जापान कोरिया ट्रीटी के बाद से जापान बार बार कोरिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में उंगली कर रहा था। इसी समय कोरिया के अंदर कुछ बगावत भी हुए थे। इस सब को लेके बाद में जापान और चाइना के बीच में एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें जापान चाइना को एक तो बुरी तरीके से हराया, उसके बाद जापान चाइना से कोरिया और लियाओडोंग पेनिनसुला को छीन लिया। अब यह प्रॉब्लम ये था कि लियाओडोंग पेनिनसुला और कोरिया के ऊपर रशिया का पहले से ही नजर था, क्योंकि लियाओडोंग पेनिनसुला में स्थित पोर्ट आर्थर एक ऐसा बंदरगाह है जो सर्दी में भी खुला रहता है। अब क्योंकि लियाओडोंग पेनिनसुला को जापान कब्जा कर लिया था, इसीलिए रशिया, फ्रांस और जर्मनी ने जापान के ऊपर दबाव बनाया, जिससे जापान को लियाओडोंग पेनिनसुला चाइना को वापस सौंपना पड़ा। अब आया मौका। साल 1898 में हुई एक कन्वेंशन के तहत रशिया चाइना से लियाओडोंग पेनिनसुला को लीज पे ले लिया। इसके अलावा रशिया को मानचूरिया के थ्रू पोर्ट आर्थर तक रेलवे लाइन बनाने का भी इजाजत मिला। इससे जापान गुस्सा हो गया, हमने लियाओडोंग पेनिनसुला चाइना को दिया था, फिर रशिया क्यों बीच में आ गया। खैर छोड़ो, अब रेलवे लाइन बन ही रहा था। इसी बीच चाइना में बॉक्सर रेबेलियन शुरू हो गया। रशिया को यहाँ पे एक बहाना मिल गया। विद्रोहियों से रेलवे कंस्ट्रक्शन को प्रोटेक्ट करने का बहाना दिखा के रशिया अपने 1.5 लाख सैनिकों को मानचूरिया पर डिप्लॉय कर दिया। बाद में बॉक्सर रेबेलियन तो खत्म हो गया, लेकिन रशिया अपने ट्रूप्स को वापस नहीं बुलाया। मतलब रशिया अब मानचूरिया को भी खा गया। एक तो पहले से ही जापान को लियाओडोंग पेनिनसुला में रशियन कंट्रोल से प्रॉब्लम था, ऊपर से रशिया अब मानचूरिया को भी खा गया। इस घटना से जापान और रशिया के बीच में तनाव बढ़ता गया। इसी समय रशिया और जापान के बीच में कुछ ट्रीटीज भी साइन हुआ था, लेकिन बदनसीब ये है कि रशिया की गद्दी पर एक नल्ला बैठा है। तो अब कर ही क्या सकते हैं। जापान ने पोर्ट आर्थर पर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया और इसी के साथ ही रशिया और जापान के बीच में एक बड़ा जंग छिड़ गया। जमीनी लड़ाई को छोड़ दो, बैटल ऑफ सुशिमा पर तो रशिया लिटरली जापान के पैर पकड़ के रो रहा था कि प्लीज हमें व्लादिवोस्तोक तक जाने दो। इस युद्ध के बाद जापान रशिया से लियाओडोंग पेनिनसुला, मानचूरिया और साखालिन के दक्षिण हिस्से को छीन लिया। इसके बाद आया वर्ल्ड वॉर 1 और इसके बाद आया रशियन सिविल वॉर, जिसमें जापान समेत पूरे वेस्टर्न पावर्स रशियन व्हाइट्स की मदद कर रहा था, क्योंकि जापान को कम्युनिज्म से नफरत था। जापान व्हाइट्स के सपोर्ट में साइबेरिया पर अपनी आर्मी भी डिप्लॉय कर दिया था। जापान साइबेरिया के बहुत सारे जमीनों पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते जापान को साइबेरिया से अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करना पड़ा। बाद में बोल्शेविक से सिविल वॉर जीत गया। स्टालिन के लीडरशिप में सोवियत यूनियन के अंदर बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इसी समय सोवियत यूनियन और जापान के बीच में एक और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। सोवियत पपेट मंगोलिया और जापानीज पपेट मांचुकुओ के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स के चलते सोवियत यूनियन और जापान के बीच एक बॉर्डर वॉर शुरू हो गया। छोटी छोटी चिंगारी एक भयानक आग में बदल गया साल 1939 में खाल्किन गोल पर, जहां सोवियत यूनियन ने जापान को बुरी तरीके से हरा दिया। इस युद्ध से जापान समझ गया कि आज का रशिया और 1905 वाले रशिया में जमीन आसमान का फर्क है। इसके पहले जापान ने एक सीक्रेट प्लान भी तैयार करके रखा था, नेचुरल रिसोर्सेज से भरी साइबेरिया को कब्जा करने का। लेकिन इस युद्ध के बाद जापान का ये सपना टूट गया। यूरोप में हिटलर की एक्सपेंशन को देख के सोवियत यूनियन ने जापान के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया, जिसका टेन्योर था 5 साल। इस पैक्ट के चलते और खाल्किन गोल में रेड आर्मी की पावर देखकर ऑपरेशन बारबारोसा के टाइम पर भी जापान साइबेरिया पर हमला करने का हिम्मत नहीं दिखाया। और दिखाता भी कैसे, चाइना के साथ ऑलरेडी एक युद्ध चल रहा है। जापान ऑलरेडी एक सुपर पावर को मिडिल फिंगर दिखा चुका है, तो दूसरी सुपर पावर से जापान लड़ता कैसे। याल्टा कॉन्फ्रेंस में स्टालिन को यह प्रॉमिस किया गया कि अगर सोवियत यूनियन जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दे, तभी अमेरिका साखालिन और कुरिल आइलैंड्स पर सोवियत यूनियन की क्लेम को रिकॉग्नाइज करेंगे। इसीलिए नागासाकी बॉम्बिंग के दिन ही सोवियत यूनियन जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। सोवियत यूनियन एक एक करके मानचूरिया, कोरिया, साखालिन और कुरिल आइलैंड्स को कब्जा कर लिया। बाद में कोरिया को तो आपस में बांटा गया, मानचूरिया को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हैंडओवर किया गया, लेकिन साखालिन और कुरिल आइलैंड्स को सोवियत यूनियन अपने ही साथ मिला लिया और यहाँ रह रहे जापानीज आबादी को रशियंस द्वारा रिप्लेस किया गया। साल 1956 में सोवियत यूनियन और जापान के बीच में एक जॉइंट डिक्लेरेशन तो साइन हुआ था, लेकिन आज तक दोनों देशों के बीच एक पीस ट्रीटी साइन नहीं हुआ।
बाद में सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये जगह रशिया का हिस्सा बन गया। नॉन एग्रेशन पैक्ट का टेन्योर था 5 साल, लेकिन सोवियत यूनियन 1945 में ही हमला करके इस ट्रीटी का वायलेशन किया है। इसीलिए कुरिल आइलैंड्स रशिया का एक इलीगल ऑक्युपाइड टेरिटरी है। वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने के लिए याल्टा कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक म्यूचुअल बातचीत के अलावा और कुछ नहीं था, तो इसमें स्टालिन को किसने क्या प्रॉमिस किया था ये फर्क नहीं पड़ता। सोवियत यूनियन ने तो सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी भी साइन नहीं किया, तो ये जगह सोवियत यूनियन का कैसे हुआ? कुनाशिर, इरुतुप, शिकोतान और हाबोमाई आइलैंड पर ये रूल लागू नहीं होता, क्योंकि ये सब द्वीप कुरिल आइलैंड्स का हिस्सा नहीं है, ये होकाइडो द्वीप का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। अरे हमने जो बताया था, सोवियत यूनियन ने उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाला है। हमारी कहने का मतलब वो नहीं था। याल्टा कॉन्फ्रेंस में हमें प्रॉमिस किया गया था, तो अब अमेरिका का कोई पॉइंट नहीं बनता इसे इलीगल घोषित करने का। जापान बोल रहा है कि वो चारों द्वीप कुरिल आइलैंड्स का हिस्सा नहीं है। जियोग्राफिकली इस बात का कोई आधार नहीं है। ये पब्लिक सेंटीमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। देखा जाए तो दोनों देशों का ही पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाइड है। पहले सोवियत यूनियन जापान को एक ऑफर दिया था, अब जापान ये मान भी लेता, लेकिन अमेरिकन दबाव में आके जापान इसे ठुकरा दिया। बाद में पुतिन भी जापान को सेम ऑफर दिया था इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, लेकिन इस बार भी जापान ने इसे ठुकरा दिया। खैर, रशिया ने तो पहले से ही यहाँ पर S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करके रखा था। अब इन्वेशन ऑफ यूक्रेन के दौरान जब जापान ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया, तब पुतिन कुरिल आइलैंड्स को लेके जापान के साथ साइन किए गए सारे नेगोशिएशंस को टर्मिनेट कर दिया। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।